हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए हम लोग खंड 3 के तहत आधुनिक भारत पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आज आधुनिक भारत में दोस्तों हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर हम लोग चर्चा करेंगे। किस पे दोस्तों? राष्ट्रीय आंदोलन पे दोस्तों। कोई भी एग्जाम में दोस्तों आपको आधुनिक भारत से अगर सवाल पूछेगा तो 80% सवाल राष्ट्रीय आंदोलन से ही आने की संभावना होगी दोस्तों। मतलब 1707 से लेके 1857 के बीच में मात्र यहाँ तक में आपको 20% सवाल आने की उम्मीद है दोस्तों। अगर आधुनिक भारत से अगर 10 सवाल पूछा जाए तो आपका 80% 1857 के बाद से लेके 1947 तक, यहाँ तक में दोस्तों आपका 80% सवाल पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और 20% आपका 1707 से लेकर 1857 के बीच में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग राष्ट्रीय आंदोलन को वीडियो को आप लोग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 बार 10-10 बार एक एक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये 3 या 4 पार्ट में आएगा दोस्तों। 3 वीडियो या 4 वीडियो में ये आपको उपलब्ध होगा दोस्तों। इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 110% इसी से आएगा। अगर आधुनिक भारत से अगर क्वेश्चन उठाएगा 80% चांस है कि आपको राष्ट्रीय आंदोलन से ही देखने को मिलेगा दोस्तों। 20% चांस है कि आपको 1707 से लेके 1857 के बीच रहेगा दोस्तों। इधर 20% चांस है दोस्तों। मतलब वही अगर 20 सवाल पूछा तो आपका 5 सवाल इधर से पूछेगा, आप 15 सवाल आपका राष्ट्रीय आंदोलन से ही पूछेगा दोस्तों। इसलिए चलिए हम लोग इसको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझ के इसको बार बार देखना है वीडियो को दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 32 है दोस्तों। चलिए हम लोग पहले कांग्रेस की स्थापना से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। किससे? कांग्रेस की स्थापना से दोस्तों। चलिए भूमिका पे पहले चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत आर्थिक दृष्टि से एक आत्मनिर्भर राष्ट्र था दोस्तों, किंतु ब्रिटिश शासन की स्थापना और उनकी आर्थिक नीतियों के कारण भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई दोस्तों। परिणाम स्वरूप आर्थिक बदहाली के कारण भारत की जनता ने भयंकर असंतोष पनपा, जो समय समय पर विभिन्न आंदोलन के माध्यम से दिखने लगा था। हालांकि अभी तक जो आंदोलन हुए उनमें राजनीतिक सहभागिता या राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग नगण्य थी दोस्तों। लेकिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ इस आंदोलन को पाटने की एक शुरुआत की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन संगठित रूप से विदेशी शासन से भारत की मुक्ति का संघर्ष प्रारंभ हो गया। लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए। यह संस्था अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना, यहीं से कांग्रेस की स्थापना होता है दोस्तों। पेन चेंज कर देते हैं थोड़ा दोस्तों। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885, डेट याद रखिए 28 दिसंबर दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 में की गई। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बम्बई में हस्तांतरित हो गया दोस्तों। बम्बई में आयोजित किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर
1885, डेट एकदम याद रखिएगा दोस्तों, VBI है, पूछा जाता है बार बार दोस्तों। बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, कहाँ पे दोस्तों? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था दोस्तों, रखा गया था। लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पॉइंट याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था दोस्तों। देखिए BPSC 2.0 में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे दोस्तों। नेक्स्ट चलिए हम लोग इस बुक को कर लीजिएगा दोस्तों। तो कोई भी एग्जाम में आपका आधुनिक भारत से सवाल पूछेगा तो आपको 90 से 95% यहीं से बनेगा दोस्तों, इसी बुक से बनेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता, वकील एवं पत्रकार थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी दोस्तों। कितना था? 72, जो अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें सर्वाधिक सदस्य बम्बई प्रांत के थे दोस्तों। बम्बई प्रांत के कितने सदस्य थे अगर पूछा जाए? तो 38 सदस्य थे। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी। तथा सचिव A.O. ह्यूम थे दोस्तों। सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम थे। इसके प्रमुख सदस्यों में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, W.C. बनर्जी और आनंद मोहन बोस और रमेश चंद्र दत्त आदि उल्लेखनीय है दोस्तों। फिर से एक बार नाम को पढ़ा जाए। इस अधिवेशन की प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी तथा सचिव A.O. ह्यूम थे। इसके प्रमुख सदस्यों में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, W.C. बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रमेश चंद्र दत्त आदि उल्लेखनीय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं थे दोस्तों। सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे कांग्रेस की स्थापना के समय दोस्तों, क्योंकि इसी समय इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होना था। 1886 में इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया दोस्तों। इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। आगे चलिए, कब हुआ? तो 1886 में दोस्तों। सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जिनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं था दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछे कौन ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं जो कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे, तो सर सैयद अहमद खां थे दोस्तों, याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं हो चुके दोस्तों। VBI पॉइंट है दोनों दोस्तों। कौन ऐसा सदस्य जो कांग्रेस का सदस्य रहते हुए कभी भी अध्यक्ष का पद पर नहीं रहे? तो बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। देखिए, गौरतलब है कि स्थापना के समय कांग्रेस स्वतंत्र आंदोलन एवं सामाजिक मुद्दों से जुड़ी थी। इसलिए इसके प्रथम सम्मेलन में गोविंद रानडे एवं R. रघुनाथ राव ने सामाजिक सुधार के मुद्दे पर कांग्रेस को संबोधित किया, परंतु कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के दौरान यह महसूस किया गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस का मंच केवल राजनीतिक संघर्षों हेतु ही प्रयोग किया जाए और सामाजिक मुद्दे हेतु एक अलग से संघ बनाया जाए। इस संदर्भ में रानडे एवं रघुनाथ राव
द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया दोस्तों। फिर से देखिए एक बार इस पॉइंट को दोस्तों। गौरतलब है कि स्थापना के समय कांग्रेस स्वतंत्र आंदोलन एवं सामाजिक मुद्दे से जुड़ी थी, इसलिए इसके प्रथम सम्मेलन में गोविंद रानडे एवं आर रघुनाथ राव ने सामाजिक सुधार के मुद्दे पर कांग्रेस को संबोधित किया, परंतु कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के दौरान यह महसूस किया कि राष्ट्रीय कांग्रेस का मंच केवल राजनीतिक संघर्षों हेतु ही प्रयोग किया जाए और सामाजिक मुद्दों हेतु एक अलग से संघ बनाया जाए। इसी संदर्भ में रानडे एवं रघुनाथ राव द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस गठन किया गया। नेक्स्ट चलिए, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधारों से संबंधित प्रकोष्ठ यानी सेल था। इसका पहला सत्र दिसंबर 1887 में मद्रास, कहाँ पे दोस्तों, मद्रास में आयोजित किया गया, इसका पहला सत्र दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इस कॉन्फ्रेंस में बहुविवाह, कुलीनवाद और बाल विवाह का विरोध किया गया है। इसके द्वारा बाल विवाह के विरोध में प्लेज मूवमेंट चलाया गया। बाल विवाह के विरोध में क्या चलाया गया? प्लेज मूवमेंट दोस्तों। फिर देखिए इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी सर विलियम बेडनबर्न ने 1893 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल सदस्य के रूप में प्रवेश किया ताकि भारत में राजनीतिक सुधारों की मांग हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आवाज उठाई जा सके। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर 1893 में ही सर बेडनबर्न ने WSKN के सहयोग से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की। नेक्स्ट देखिए, सर बेडनबर्न एक सेवानिवृत्त अंग्रेज नौकरशाह थे दोस्तों। सेवानिवृत्त एक अंग्रेज नौकरशाह थे तथा कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल थे। वे 1889 में बम्बई तथा 1910 में इलाहाबाद में 2 बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे दोस्तों। बेडनबर्न जो थे 1889 में बम्बई में, 1910 में इलाहाबाद में 2 बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत धन की बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु 1895 में लॉर्ड वेल्बी की एक अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन गठित किया गया है, जिसे वेल्बी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग के सदस्य के रूप में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व दादाभाई नौरोजी और सर बेडनबर्न और WS केन ने किया था। देश की अर्थव्यवस्था के संरक्षक एवं प्रहरी के रूप में 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले एवं दिनसा वाचा ने आयोग के समक्ष औपनिवेशिक सरकार के आर्थिक शोषण और धन की निकासी के परिप्रेक्ष्य में अपने पक्ष रखे दोस्तों। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ा जाए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI है, इसलिए एक बार फिर देखा जाए। भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु 1895 में लॉर्ड वेल्बी की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन, एक रॉयल कमीशन गठित किया गया, जिसे वेल्बी आयोग के नाम से जाना गया। आयोग के सदस्य के रूप में भारतीय पक्ष के प्रतिनिधित्व दादाभाई नौरोजी, सर बेडनबर्न और WS केन ने किया था। देश की अर्थव्यवस्था के संरक्षक एवं प्रहरी के रूप में 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले एवं दिनसा वाचा ने अब आयोग के समक्ष औपनिवेशिक सरकार के आर्थिक शोषण और धन की निकासी के परिप्रेक्ष्य में अपने पक्ष रखे। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद, मत और सिद्धांत दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। क्या थी? दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, जिससे भारतीय जन में पनपे असंतोष व विद्रोह की भावना को नियंत्रित किया जा सके। उसका मानना है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 में 1884 से 88 के परामर्श पर ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया। नेक्स्ट देखिए, सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत के मतानुसार डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि 1800 की क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण ना करे और असंतोष के इस वाष्प को बिना खतरे के कांग्रेस की रूपी सुरक्षा बल्ब सेफ्टी बॉल से बाहर निकाला जा सके। सेफ्टी बल्ब, चलिए सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया था दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट होने की संभावना है, जिससे ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य विनिष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने यंग इंडिया में एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया है। कौन? लाला लाजपत राय बताया दोस्तों कि ये डफरिन की दिमाग की उपज है कांग्रेस। इसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा यह थी कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन खतरे से उसे बचाया जा सके। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर था और भारत के हित दूसरे स्थान पर। कोई यह नहीं कह सकता है कि कांग्रेस अपने उस आदर्श अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति निष्ठा के प्रति ईमानदारी नहीं रही है। सेफ्टी बल्ब सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम का त्वरित चालक के रूप में प्रयोग किया। दोस्तों कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणियां देखिए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस को क्या बोले थे? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कौन बोले? बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों याद रखिएगा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कौन बोले? बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खान ने क्या बोले थे? कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है और ना ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद क्या बोले थे कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। देखिए अश्विनी कुमार मत क्या बोले थे? अश्विनी कुमार दत्त बोले थे कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कौन बोले? अश्विनी कुमार दत्त। दोस्तों कि 3 दिन का तमाशा है। डफरिन क्या बोला दोस्तों? बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, BBI है। डफरिन बोला वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये कौन बोला? डफरिन बोला। दोस्तों फिर से एक बार बोला जाए, वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। कौन बोला? डफरिन। दोस्तों इसके बारे में, कांग्रेस के बारे में दोस्तों जितना स्टेटमेंट था सब कांग्रेस के ऊपर दिए थे। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। कर्जन क्या बोला ये भी देखिए दोस्तों, ये पूछा गया BPSC में दोस्तों 2.0 में। दोस्तों कर्जन बोला था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में
रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। ये कौन बोला? करजन दोस्तों। एक बार फिर से दोहराया जाए, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। कौन बोला? तो करजन बोला दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक क्या बोले थे दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक बोले थे, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये बाल गंगाधर तिलक बोले दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण दोस्तों, प्रथम फेज उदारवादी चरण है ये दोस्तों। कैसा है? उदारवादी। 1885 से 1905 के फेज है ये दोस्तों। इसको आराम से हम लोग देखते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादियों का वर्चस्व रहा। शुरुआत में इस संगठन का प्रभाव सिर्फ शहरी शिक्षित भारतीयों तक ही था। इस दौर के कांग्रेसी नेताओं को उदारवादी अथवा नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य अनुनय विनय प्रतिवेदनों और भाषणों तथा लेखों आदि माध्यमों से ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख अपनी मांगें प्रस्तुत करना था। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था दोस्तों। इस काल में कांग्रेस पर मध्यम मार्गीय बुद्धिजीवियों जिनमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर और लेखक, पत्रकार और साहित्यकार आदि शामिल थे दोस्तों। इस समय कांग्रेस भारत की आम जनता, जिसमें किसान व मजदूर व महिलाएं आदि शामिल थे, इसमें कांग्रेस भारत की आम जनता की आवाज नहीं बन पाई दोस्तों। नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं में कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और मदन मोहन मालवीय और दोस्तों WC बनर्जी थे दोस्तों। ये सब नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं थे दोस्तों। एक बार फिर से नाम इन लोगों का दिमाग में बैठा लीजिए। पूछा जाता है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, WC बनर्जी आदि प्रमुख थे दोस्तों। चलिए देखते हैं उदारवादियों की कार्यप्रणाली। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इनका कार्यप्रणाली कैसा रहा। उदारवादी कांग्रेस का अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव पारित करते थे। इन प्रस्तावों से जनता को परिचित करवाने हेतु उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता था। नेक्स्ट देखिए, उदारवादी अत्यंत नम्रता पूर्वक और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों को परिचित करवाते थे। नेक्स्ट देखिए, उदारवादी नेताओं ने अपनी मांग पूरी करवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की दोस्तों। ब्रिटेन में इसे देखिए, उदारवादी नेताओं ने अपनी मांग पूरी करवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करवाई। नेक्स्ट देखिए, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम को पारित होने या उदारवादी नेताओं की मांग का एक परिणाम था। इस अधिनियम के फलस्वरूप भारतीयों को राजनीतिक अधिकार क्षेत्र पहले से थोड़ा ज्यादा विस्तृत हो गया। उदारवादियों की मांग पर सरकार द्वारा भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बेलवी आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दल का रहा, जिससे प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हो। जैसे प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी दोस्तों 1886 में बने थे। फिर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी दोस्तों 1887 में बने थे। और प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज जूलियो दोस्तों 1888 में हुए। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी। इसका सचिव विलियम डिग्बी था दोस्तों। कौन था? विलियम डिग्बी।
कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी, जिसका सचिव विलियम डिग्बी था। इसी संस्था ने लंदन में भारतीय मसलों को अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए 1890 में इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। दोस्तों, इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लंदन में हुआ था, पूछा जाता है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पेज की ओर कूच करते हैं। कांग्रेस समय समय पर भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश सरकार को परिचित करवाने हेतु शिष्टमंडल भी इंग्लैंड भेजती है। दोस्तों, कांग्रेस जो है समय समय पर भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश सरकार को परिचित करवाने हेतु शिष्टमंडल भी इंग्लैंड भेजती है। आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता नरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत रनाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त जिन्हें बोला जाता है, द्वारा लिखी गई भारत का आर्थिक इतिहास, कौन सा बुक लिखा गया? भारत का आर्थिक इतिहास दोस्तों नामक पुस्तक के कारण इस दौर को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। उदारवादियों की मांगे, चलिए देखते हैं क्या क्या मांग था। दोस्तों, प्रशासनिक और राजनीतिक मांगों में सिविल सेवा के भारतीयकरण और विधानसभाओं का विस्तार तथा चुने हुए सदस्यों की सहभागिता की मांग। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, न्यायिक अधिकारों को कार्यकारिणी अधिकारों से पृथक किया जाए। नेक्स्ट देखिए, राज्य की ओर से कल्याणकारी कार्यों की मांग और प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और तकनीक व उच्च शिक्षा की सुविधा बढ़ाने की मांग और सिंचाई योजना और कृषि बैंकों की स्थापना की मांग की गई। और ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वशासन का दावा पेश किया। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मांग इत्यादि। दोस्तों, उदारवादियों की सीमाएं चलिए देखते हैं। अनेक इतिहासकार मानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उदारवाद का युग कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। इस काल, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। में कांग्रेस आम जनता की संस्था नहीं बन पाई। दोस्तों, उदारवादियों के काल में कांग्रेस आम जनता की संस्था नहीं बन पाए और उसका प्रभाव भी सीमित था। दोस्तों, उदारवादी नेताओं ने परस्पर दो विरोधी संभावनाएं विद्यमान थी। प्रथम देशभक्ति एवं द्वितीय राजभक्ति। उनकी देशभक्ति और राजभक्ति का मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक रह गई। उनके साधन भी प्रभावशाली न थे, अतः वे अपने उद्देश्य में विफल रहे। फिर देखिए, उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अगाध अवस्था रखते थे। अगाध अवस्था मतलब अटूट विश्वास रखते थे एवं उनके शासन को भारत के लिए हितकर मानते थे। वे भूल गए थे कि अंग्रेज अपने राष्ट्रीय हितों की ही प्राथमिकता देते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रार्थना और याचना के बाद भी इन उदारवादियों की मांगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। संभवतः गोखले को छोड़कर कांग्रेस के नरम नेताओं में स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत बलिदान करने और आपत्तियां सहन करने को कोई तैयार नहीं था। इस प्रकार उदारवादी अपने रणनीति में विफल रहे। वास्तविकता तो यह थी कि अंग्रेज दबाव और शक्ति की भाषा समझते थे, प्रार्थना की नहीं। नेक्स्ट देखिए, उदारवादी परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीतियों में परिवर्तन नहीं कर सके, जिस कारण युवा पीढ़ी का समर्थन न मिलने के कारण कांग्रेस का यह दौर सफल नहीं रहा। नेक्स्ट देखिए, नोट, वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। दोस्तों, वायसराय लॉर्ड डफरिन ने जो था कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। दोस्तों, चलिए
अब हम लोग द्वितीय चरण की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण 1905 से 1919 के उधर की ओर आगे चल रहे हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर कूच करते हैं। उग्रवादी चरण यहाँ से स्टार्ट हुआ दोस्तों। कब? वहां से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919 दोस्तों। ये उग्रवादी चरण है दोस्तों। उदारवादी नेताओं की अनुनय विनय नीति के बावजूद जब मौलिक रूप से कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट जो प्रारंभ से उदारवादियों की नीतियों का आलोचक था उभरकर सामने आया। इस गुट को गरम दल के नाम से जाना गया। 1905 से 1906 तक कांग्रेस के भीतर इस गुट का स्पष्ट प्रभाव दिखने लगा। कांग्रेस के उग्रवादी अथवा अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं ने लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष आदि प्रमुख थे। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य उद्देश्य बनाया। उग्रवाद को जन्म देने के कारण देखिए, उग्रवाद को जन्म देने वाले कारण क्या थे? अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के अनुनय और विनय एवं मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया तथा राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। इनका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत में विकास एवं आत्मनिर्भरता पर मार्ग प्रशस्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलिए हम लोग। देखिए, सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली नीतियां जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, फिर इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904, बंगाल विभाजन 1905 आदि विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव था। नेक्स्ट देखिए, तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रभाव जैसे इटली का इथोपिया द्वारा पराजित होना 1895 से 96 में दोस्तों, जापान द्वारा रूस को पराजित करना 1904 और 1905 के बीच जापान के द्वारा रूस को पराजित करना। इसके अलावा आयरलैंड और चीन और तुर्की आदि में होने वाले जनवादी आंदोलन, इससे भारतीय युवाओं के मन में बैठी यूरोपीय अराजकता का मिथक टूट गया। 1896 से 1900 के बीच भयंकर अकाल के बाद दूसरे दिल्ली दरबार यानी 1903 का आयोजन जिसमें भारी खर्च किया गया दोस्तों। तिलक और राष्ट्रवादी नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर लंबे कारावास की सजा दिया जाना आदि दोस्तों। इन सब घटनाओं को प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। भारतीय क्रांतिकारियों का संवैधानिक आंदोलन से विश्वास उठ गया और अंततः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का भाव उग्र राष्ट्रवाद और उग्रवाद कहा गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, विचारधारा एवं कार्य प्रति देखिए दोस्तों, विचारधारा एवं कार्य प्रति। नेक्स्ट क्या है? उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकलने की बात करते थे। उनका विश्वास था कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयत्नों से होगी, अंग्रेजों की कृपा से नहीं। इसी क्रम में तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट देखिए, उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी अपनाने पर बल दिया दोस्तों।
बल दिया, तो साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, उग्रवादी विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की। तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करवाई। तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। उग्रवादियों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नीति अपनाई और इसी क्रम में असहयोग, धरना प्रदर्शन, अन्यायपूर्ण किसानों के उल्लंघन की बात की। उग्रवादी प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र जैसे संसाधनों में विश्वास नहीं रखते, अतः ऐसा करने वाली उदारवादी रणनीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। दरअसल उग्रवादी नवीन राजनीतिक संसाधनों जैसे हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन आदि जन आधारित कार्यक्रम के प्रयोग पर बल दे रहे थे। नेक्स्ट देखिए, आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना के तहत सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। इसी समय पंजाब का डीएवी आंदोलन भी तेजी से फैला दोस्तों। उग्रवादियों ने ग्राम सफाई, प्रतिबंधक पुलिस कार्य, मेले का आयोजन आदि कार्य किए व विभिन्न सहकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, गुप्त संगठन आदि स्थापित किए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं साथियों, उग्रवादियों की सीमाएं। इन पे से उग्रवादियों की सीमाएं पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, उग्रवादी नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया। जैसे तिलक ने शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव की बात की। फलतः सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। जिस तरह भी समझ गए होंगे, उदारवादियों के साथ वैचारिक संघर्ष से 1907 में सूरत में कांग्रेस विभाजन हो गया। उदारवादियों के साथ वैचारिक संघर्ष से 1907 में सूरत में क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया दोस्तों। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ और ब्रिटिश सरकार आंदोलन को दमन का अवसर मिला दोस्तों। बंगाल विभाजन 1905 देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का काल 1899 से 1905 रहा दोस्तों। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का काल कितना, 1899 से 1905 दोस्तों। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु है दोस्तों। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सबसे पीक बिंदु है दोस्तों। इसके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक विवादित कार्य बंगाल विभाजन रहा दोस्तों, जो राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रचंड प्रहार था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताया, लेकिन वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था। पश्चिमी बंगाल हिंदू बाहुल और पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में बांटा दोस्तों। अंग्रेज का तो नीति था दोस्तों, फूट डालो और राज करो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जिस तरह अभी बीजेपी का राज है दोस्तों, फूट डालो राज करो हिंदू मुस्लिम पे। नेक्स्ट देखिए, बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन। बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना तथा मुस्लिम संप्रदाय को उभारना चाहता था। मतलब सांप्रदायिक दंगा करवा के आंदोलन को दबाना चाहता था दोस्तों। 19 जुलाई 1905, कुछ स्रोतों में 20 जुलाई 1905 भी दिया गया है
को बंगाल का विभाजन यानी बंगाल को अलग कर दिया दोस्तों, बांट दिया 2 पार्ट में दोस्तों। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ दोस्तों। तो क्या हुआ, बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2.0 में पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। अब पूरा बंगाल पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसे राजशाही, चटगांव व ढाका आदि सम्मिलित थे दोस्तों। राजशाही और चटगांव व ढाका सम्मिलित थे और दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल और बिहार, उड़ीसा शामिल थे दोस्तों। कर्जन ने ढाका को मुस्लिम बाहुल्य प्रांत यानी पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाई दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस, पूरा बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम तथा अन्य देशभक्ति गीत गाए, एक दूसरे को राखी बांधे। नेक्स्ट देखिए कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया दोस्तों। कहाँ पे किया, तो बनारस अधिवेशन में दोस्तों। नेक्स्ट देखिए बंगाल विभाजन के समय बंगाल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर थे दोस्तों। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, एंड्रूज फ्रेजर दोस्तों। बंगाल 1905-1911 के समय देखिए दोस्तों, बंगाल का यही पार्ट है दोस्तों, बंगाल का ये पार्ट है दोस्तों, रंगीन वाला जो है बंगाल का विभाजन किया गया था इसी को दोस्तों। पूरा बंगाल ही है दोस्तों। ये हो गया पश्चिमी बंगाल, ये हो गया पूर्वी बंगाल दोस्तों। ये पूर्वी बंगाल हो गया, ये पश्चिमी बंगाल, ईस्टर्न बंगाल हो गया दोस्तों, देख लीजिए। में भी देखिए थोड़ा बंगाल विभाजन के उपरांत होने वाली विभिन्न गतिविधियों व स्वदेशी आंदोलन दोस्तों। चलिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार समूचे देश में करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और चिदम्बरम पिल्ले, पी.एन. चार्लू और अरविंद घोष और दोस्तों सैयद राजा आदि ने किया दोस्तों। फिर से देखिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार समूचे देश में करने का कार्य किसने किया था, क्वेश्चन आ जाए तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्ले, पी.एन. चार्लू, अरविंद घोष, सैयद हैदर राजा आदि ने किया दोस्तों। इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी वेलेंटाइन सिरोल थे दोस्तों। कौन थे, वेलेंटाइन सिरोल, जिसे चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक, भारतीय क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। ये किसने कहा दोस्तों, तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए लोकमान्य तिलक ने विशेषकर बम्बई, पुणे में अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने पंजाब में और उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर राजा ने और दिल्ली में भी तथा चिदम्बर पिल्ले और सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू और पी आनंद चार्लू व टी.एम. नायक जैसे नेताओं ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया दोस्तों। सभी जगह जाके इस स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रचार कर रहे थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इस समय चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के दौरान अंतर्गत न केवल स्वदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया बल्कि स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि को भी बहिष्कार किया गया दोस्तों। बंगाल की अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था थी जो वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, कुछ स्रोतों में पी मित्रा भी दिया गया दोस्तों।
के नेतृत्व में स्थापित की गई। युगांतर इस संगठन का प्रमुख पत्र था दोस्तों। युगांतर जो था इस संगठन का प्रमुख पत्र था दोस्तों। मतलब स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों को आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधव समिति जिसकी स्थापना 12 साल के अध्यापक अश्वनी कुमार दत्त ने की थी दोस्तों। स्वदेश बांधव समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि थी जनता के मध्य आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास का प्रसार होना। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखने को मिला। बंगाल साहित्य के लिए यह समय स्वर्ण काल जैसा था दोस्तों। टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा दोस्तों, जिसे सड़कों पर जुलूसों में शामिल जनता गाती थी। बाद में यही गीत 1971 में बांग्लादेश की राष्ट्रगान बना दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन ने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों, हथकरघा, रेशम और वस्त्र और चमड़ा आदि को भी पुनर्जीवित करने का योगदान किया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कला के क्षेत्र में अविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला के पश्चात आधिपत्य को तोड़ा तथा मुगलों और स्वदेशी पारंपरिक कलाओं और अजंता की चित्रकारी से प्रेरणा लेनी शुरू की दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र राय तथा अन्य वैज्ञानिकों की सफलताओं ने आंदोलन की मजबूती प्रदान की दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी दिखाई। स्त्रियों के अलावा बंगाल के युवाओं ने स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मुख्यतः यह आंदोलन किसानों और मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित रह गया। किससे वंचित रहा दोस्तों? किसानों और मुसलमानों से दोस्तों। मुसलमानों की भागीदारी से वंचित रह गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सांप्रदायिकता के जहर के अलावा आंदोलन के कुछ तरीके से भी स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंची, जैसे पारंपरिक रीति रिवाजों, त्योहारों और संस्थाओं का सहारा लिया गया, जिनका चरित्र धार्मिक था। इसी कारण बंगाल के बहुसंख्यक मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में शरीक नहीं हुए थे दोस्तों। नोट देखिए, ब्रिटिश पत्रकार हेनरी वुड नेविल्सन 1856 से 1941 ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की यात्रा की। उन्होंने 1908 में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित की। उन्होंने 1908 में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित की कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के बेसेंट थियोसोफिकल कॉलेज में फरवरी 1919 में राष्ट्रगान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे कूच करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 देखिए दोस्तों।
अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति के तहत उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक एक संगठन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 1906 में शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों का एक प्रतिनिधित्व आगा खां के नेतृत्व में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के प्रति वफादारी प्रस्तुत करते हुए मुसलमानों के लिए शिष्टमंडल स्थिति प्रदान करने की आग्रह की दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, वायसराय मिंटो के आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात पूर्वी बंगाल में मुसलमानों द्वारा बंगाल विभाजन के समर्थन में सभाओं को आयोजन किया गया। इसी क्रम 30 दिसंबर 1906 को आगा खां और ढाका के नवाब सलीम उल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीम उल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आगा खां क्या थे? अध्यक्ष थे। और संस्थापक कौन थे? सलीम उल्लाह दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आगे, इस संगठन की स्थापना मुख्यतः 3 उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गई। चलिए इस पर भी चर्चा करते हैं। मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना। नेक्स्ट देखिए, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इसका विस्तार करना। नेक्स्ट देखिए, मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता व कटु की भावना को प्रसार को रोकना। तीसरा पॉइंट चलिए, चौथा हम देखते हैं हम लोग 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे 1909 के माले मिल्टो सुधार में मान लिया गया दोस्तों। कब माना गया? माले मिल्टो सुधार 1909 में दोस्तों। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 देखिए दोस्तों। 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादियों और नरमपंथियों एवं उग्रवादियों, जिसे हम लोग गर्मपंथी बोलते हैं, के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुनकर विवाद को समाप्त किया गया। नेक्स्ट देखिए, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित करवाए दोस्तों। फिर देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की दोस्तों। स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई? राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। सूरत अधिवेशन 1907 दोस्तों। सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर पुनः विवाद प्रारंभ हो गया। उग्रवादी जहां सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय और कुछ स्रोतों के अनुसार बाल गंगाधर तिलक दिया गया दोस्तों को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने की दोस्तों। सूरत विभाजन का दूसरा चरण सूरत विभाजन का दूसरा कारण बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ में किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कांग्रेस के भीतर उपजा नरम दल व गरम दल के मध्य विवाद था दोस्तों। वस्तुतः उदारवादी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे।
वहीं उग्रवादी इस आंदोलन को व्यापक तौर पर भारत के अन्य हिस्सों में भी फैलाना चाहते थे। साथ ही उग्रवादी केवल विदेशी माल के बहिष्कार से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे यह भी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को किस तरह का सहयोग ना दिया जाए। नेक्स्ट देखिए, तीसरा कारण था भारत में 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में समारोह को लेकर उग्रवादियों ने इसका विरोध किया। और नेक्स्ट देखिए, एक अन्य कारण अधिवेशन के स्थान को लेकर भी था, जहां उग्रवादी चाहते थे कि 1907 का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हो, वहीं उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में हो। इन विवादों के परिणाम स्वरूप दोनों दलों के मतभेद उभरकर सामने आए और अंततः सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। कहाँ पे हुआ पहला विभाजन दोस्तों? ये बीपीएससी 2.0 में पूछा गया दोस्तों कि कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ, तो सूरत में हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अप्रैल 1908 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस हेतु एक नवीन संविधान व नियमावली तैयार की गई। इस नवीन संविधान को 1908 में मद्रास अधिवेशन उस समय के अध्यक्ष रासबिहारी घोष में अनुमोदित किया गया दोस्तों। फिर से देखा जाए, इन विवादों के परिणाम स्वरूप दोनों दलों के मतभेद उभरकर सामने आए। अंततः सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ और अप्रैल 1908 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस हेतु एक नवीन संविधान का नियमावली तैयार की गई। इस नवीन संविधान को 1908 में मद्रास अधिवेशन उस समय अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष ने अनुमोदित किया दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, दिल्ली दरबार के आयोजन 1911 देखिए। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था दोस्तों। कौन था भारत का वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग। इस आयोजन में 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बंगाल विभाजन को रद्द करने के उपरांत उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया। असम में सिलहट को मिलाकर एक पृथक प्रांत के रूप में गठन किया गया। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली दरबार चलिए देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 3 बार राजकीय दरबार, दिल्ली दरबार जिसे बोलते हैं, का आयोजन किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। प्रथम दिल्ली दरबार दोस्तों लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में सन 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित करने के साथ ही उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई दोस्तों। इसी समय भारत में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें हजारों व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं दूसरी ओर लॉर्ड लिटन के द्वारा इस दरबार को आयोजित करने में बेशुमार धन की बर्बादी की गई। फिर नेक्स्ट देखिए, द्वितीय दिल्ली दरबार देखिए। द्वितीय दिल्ली दरबार दोस्तों लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसके आयोजन पर पहले से कहीं अधिक भारतीय धन की बर्बादी हुई। इसके अंतर्गत इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई। वस्तुतः इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की शक्तियों का प्रदर्शन मात्र था।
जिसका कोई नतीजा नहीं निकला दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, तृतीय दिल्ली दरबार जो है ये आपका हुआ लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में सन 1911 में दोस्तों। तृतीय दिल्ली दरबार आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भारत आगमन हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी समय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस 23 दिसंबर 1912 रचा गया दोस्तों। वायसराय हार्डिंग जिस समय अपने परिवार के साथ समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय चांदनी चौक में उनके जुलूस पर बम फेंका गया, जिसमें हार्डिंग घायल हो गए और इस कार्य को रियास बिहारी बोस एवं सचिंद्रनाथ सन्याल के नेतृत्व में बसंत विश्वास, आमिरचंद और अवध बिहारी एवं बाल मुकुंद ने अंजाम दिया दोस्तों। कौन कौन थे एक बार फिर देख लीजिए। उस समय चांदनी चौक में उनके जुलूस पर बम फेंका गया, जिसमें हार्डिंग घायल हो गए। इस कार्य को रास बिहारी बोस एवं सचिंद्रनाथ सन्याल के नेतृत्व में बसंत विश्वास, आमिरचंद, अवध बिहारी एवं बाल मुकुंद ने अंजाम दिया दोस्तों। बाद में इन चारों पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया। इसी केस के तहत इनको फांसी दे दी गई दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां देखिए दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय क्रांतिकारियों में विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में एक ऊर्जा का संचार किया। भारत में क्रांतिकारियों ने प्रथम विश्व युद्ध को एक शुभ संकेत मानते हुए भारत को ब्रिटिश मुक्त कराने के उद्देश्य से ब्रिटेन में शत्रु जर्मनी और तुर्की से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। बर्लिन देखिए, बर्लिन जर्मनी इस समय भारतीय क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में दोस्तों। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने 1909 के बाद बर्लिन से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद लाला हरदयाल ने अपने साथियों के सहयोग से बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना था। नेक्स्ट देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही काबुल यानी अफगानिस्तान में महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में दिसंबर 1915 में एक अस्थायी सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एक्जाइल का गठन किया गया। इस सरकार के प्रेसिडेंट महेंद्र प्रताप सिंह थे दोस्तों। इस सरकार के प्रेसिडेंट कौन थे? महेंद्र प्रताप सिंह तथा मोहम्मद बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए दोस्तों। मोहम्मद बरकतुल्ला कौन थे? प्रधानमंत्री दोस्तों। चलिए, गदर आंदोलन, गदर पार्टी, चलिए हम लोग देखते हैं। गदर आंदोलन और गदर पार्टी 1913 दोस्तों कहाँ हुआ? अमेरिका में दोस्तों। 1 नवंबर 1913 को देखिए बीपीएससी 2.0 में दोस्तों यहाँ से भी पूछा गया, सैन फ्रांसिस्को वाला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कितना है ये भी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, देख लीजिएगा जाके। 1 नवंबर 1913 को अमेरिकी में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई और सैन फ्रांसिस्को की पार्टी का मुख्य कार्यालय था। नेक्स्ट देखिए, इस पार्टी के अन्य प्रमुख नेता रामचंद्र बरकतुल्ला और रामदास पुरी और
सिंह भाकना और करतार सिंह सरावा और भाई परमानंद, भगवान सिंह, पंडित कांसीराम आदि थे दोस्तों। फिर से एक बार देखा जाए, इस पार्टी के अन्य प्रमुख नेता कौन कौन थे? रामचंद्र बरकतुल्ला, रामदास पुरी, सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह सरावा, भाई परमानंद और भगवान सिंह, पंडित कांसीराम आदि थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, गदर साप्ताहिक पत्रिका इस पार्टी की मुख्य पत्रिका थी। नेक्स्ट देखिए, 1 नवंबर 1913 को इस पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ दोस्तों। पहला अंक क्या चीज में हुआ? उर्दू में प्रकाशित हुआ दोस्तों। आगे चलकर इसे अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट देखिए, गदर पार्टी पराधीन भारत, गदर पार्टी के पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक क्रांतिकारी संघ था। गदर का शाब्दिक अर्थ है विद्रोह। नेक्स्ट देखिए, इसके कार्यकर्ताओं में मुख्यतः पंजाब के किसान एवं भूतपूर्व सैनिक थे दोस्तों। वे रोजगार की तलाश में कनाडा एवं अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे हुए थे। नेक्स्ट देखिए, गदर पार्टी अन्य संस्थाओं से भिन्न थी क्योंकि इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 देखिए दोस्तों। कामागाटा मारू प्रकरण 1914। नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया था जो सीधे भारत से नहीं आए थे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक एक जापानी जहाज को किराए पर लेकर दक्षिणी पूर्वी एशिया के करीब 376 यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया ताकि ये लोग वहां जाकर स्वतंत्र एवं सुखमय जीवन व्यतीत करें तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन सके। नेक्स्ट देखिए, कामागाटा मारू जहाज के वैंकूवर पहुंचने से पूर्व ही कनाडा सरकार ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। वैंकूवर तट पर पुलिस की घेराबंदी होने से यात्री जहाज में नीचे नहीं उतर सके। नेक्स्ट देखिए, कनाडा में यात्रियों के अधिकारियों की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम और बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी तटीय कमेटी का गठन, शोर कमेटी को तटीय कमेटी कहा जाता था दोस्तों, गठन हुआ, जिन्होंने चंदा एकत्र कर यात्रियों के लिए कानूनी लड़ाई की योजना बनाई। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला और रामचंद्र तथा सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। नेक्स्ट देखिए, कनाडा सरकार सख्त रवैये के कारण कामागाटा मारू जहाज को वैंकूवर की जल सीमा को छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। कामागाटा मारू जहाज के कलकत्ता पहुंचते ही कुछ यात्रियों और पुलिस के मध्य झड़पें हुई, जिसमें करीब 18 यात्री मारे गए। शेष यात्रियों को जेल में डाल दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इस आंदोलन के ज्यादातर नेता कार्यकर्ता सिख थे दोस्तों। इसके बावजूद इस आंदोलन का चरित्र और स्वरूप धर्मनिरपेक्ष ही बना रहा। इस आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि इसने क्रांतिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया दोस्तों। इंडिया हाउस 1905 चलिए हम लोग देखते हैं।
श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई दोस्तों। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1857 से 1930 में 1905 में लंदन में इंडिया हाउस होम रूल सोसाइटी IHRS की स्थापना की दोस्तों। उन्होंने 1905 में भारत से ब्रिटेन जाने वाले विद्यार्थियों एवं क्रांतिकारियों के आश्रय हेतु लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। कहाँ किया इंडिया हाउस की स्थापना? लंदन में दोस्तों। किसने किया? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हाउस क्रांतिकारी नेताओं जैसे PM बापत, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा और मैडम भिखारी कामा, वीर सावरकर आदि के आश्रय एवं नीति निर्माण का अड्डा बन गया दोस्तों। फिर से एक बार इन सबों का नाम लिया जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडिया हाउस क्रांतिकारी के नेताओं कौन कौन थे? PM बापत थे, PM बापत, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा, मैडम भिखाजी कामा, वीर सावरकर आदि के आश्रय के नीति निर्माण का अड्डा बन गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में विलियम कजन वाइली की हत्या कर दी। तत्पश्चात मदन लाल को गिरफ्तार कर लंदन में ही फांसी दे दिया गया दोस्तों। मदन लाल को कहाँ फांसी मिला? लंदन में ही दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मासिक पत्रिका द इंडियन सोशलिस्ट, द इंडियन सोशियोलॉजिस्टिक के संपादक श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म गुजरात के मांडवी कस्बे यानी कच्छ में हुआ था। ये बम्बई आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। ये बम्बई में आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। इनकी मृत्यु 1930 में स्विट्जरलैंड के जनेवा में हुआ दोस्तों। इनकी मृत्यु कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड के जनेवा में दोस्तों। ये हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए हम लोग होम रूल लीग आंदोलन 1916 पर चर्चा करते हैं। देखिए, आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा अपने कार्य क्षेत्र को बांटकर आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के दौरान तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में हुए एक प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की तथा पूना में तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। उनका कार्यक्षेत्र कर्नाटक और महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत व बरार था दोस्तों। एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में अडियार यानी मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। तिलक के कार्य क्षेत्र के अलावा शेष भारत में श्रीमती एनी बेसेंट कार्यरत रही दोस्तों। इस आंदोलन में उनके मुख्य सहयोगी जॉर्ज अरुंडेला और सीपी रामास्वामी अय्यर और बीपी वाडिया थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 1917 में जब एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेला और बीपी वाडिया को गिरफ्तार किया गया तो इसके विरोध में एस सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि यानी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एनी बेसेंट के आंदोलन का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत था। उत्तर प्रदेश के कुछ भाग जैसे गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में यह आंदोलन सक्रिय व लोकप्रिय भी रहा, जिसका मुख्य कारण यहाँ के
विभिन्न लोकप्रिय नेताओं जैसे मोतीलाल नेहरू और भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और मोहम्मद अली जिन्ना। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती और जे बनर्जी, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी और सत्यमूर्ति द्वारा एनी बेसेंट के लीग की सदस्यता का ग्रहण किया जाना रहा। दोस्तों लीग के प्रभाव से एनी बेसेंट को 1917 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से स्वशासन की मांग की, जिसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों की अपनी रणनीति बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, ध्यातव्य है कि इस आंदोलन में एनी बेसेंट की मुख्य पत्रिका न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ तथा तिलक की मराठा अंग्रेजी भाषा में व केसरी मराठी भाषा में थी, जिसने जन सामान्य में स्वशासन व राष्ट्रीयता की विचार का प्रचार किया। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट आंदोलनों की उपलब्धियां देखिए। आंदोलन ने शिक्षित वर्ग के साथ साथ जनसामान्य की महत्ता को भी प्रतिपादित किया तथा सुधारवादियों द्वारा तय किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की मानचित्रावली को अस्थायी तौर पर परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट देखिए, आंदोलन के आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। अगस्त 1917 में मॉन्टेस्क्यू घोषणा पत्र में, जिसमें उत्तरदायी सरकार का वादा किया गया, तथा 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार काफी हद तक होम रूल लीग आंदोलन का परिणाम थे। दोस्तों ये हम लोग आगे चलते हैं। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में सहायता मिली। लीग के नेताओं का यह योगदान राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया मील की पत्थर साबित हुई। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो इस आंदोलन ने पहली बार अखिल भारतीय आंदोलन के लिए स्थानीय कमेटियों की महत्ता को प्रतिस्थापित किया। इसके पूर्व स्वदेशी आंदोलनों के दिनों में सिर्फ बंगाल में ही स्थानीय कमेटियां स्थापित की गई थी। नेक्स्ट देखिए, होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव व कांग्रेस में आई सक्रियता से ब्रिटिश सरकार ने चिंतित होकर जून 1917 में होम रूल लीग के मुख्य नेताओं जैसे एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेला, वीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर सर की उपाधि वापस कर दी। दोस्तों इसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि वापस कर दी। नेक्स्ट देखिए, होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक नई दिशा और न्याय आयाम प्रदान किया। नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर क्या रखा था?
स्वराज सभा रख लिया था। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लखनऊ समझौता 1916 देखिए। 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। यह सम्मेलन 2 घटनाओं की दृष्टि में ज्यादा महत्वपूर्ण रहा दोस्तों। नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला देखिए, पहला उग्रवादियों ने 9 वर्ष उपरांत कांग्रेस में पुनः वापसी, जिन्हें 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। और नेक्स्ट फिर देखिए, लीग के द्वारा लीग व कांग्रेस परस्पर सहयोग द्वारा संवैधानिक सुधार की योजना बनाने व लागू करवाने हेतु सरकार पर दबाव डालने पर सहमत हो गई। इस संयुक्त योजना को लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना नाम दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस ने मुस्लिमों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, लखनऊ समझौता के अंतर्गत 19 स्मरण पत्र में ब्रिटिश सरकार से भारत की अविलंब स्वशासन प्रदान करने और प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान करने एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज़्यादा भारतीय सदस्यों को शामिल करने की मांग की गई। आगे देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यह निकटता और सहयोग आंदोलन के स्थगित होने तक बनी रही। और सहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ ही लखनऊ समझौता भंग हो गया। और सहयोग आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त 1920 को हुआ था। नेक्स्ट देखिए, मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व लीग के मध्य होने वाले इस समझौता को विरोध किया दोस्तों। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व लीग के मध्य होने वाले समझौता का विरोध किया। कौन? तो मदन मोहन मालवीय दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपका यहीं स्टॉप किया जाता है। लेक्चर 1 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट में क्या आएगा।